26-27 फरवरी 2026 का न्यूज़पेपर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कोई भी आंसर करना। राज्य पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। राज्य पलायन आयोग की स्थापना 2017। बहुत बढ़िया, पौड़ी में मुख्यालय। इसका नाम पलायन आयोग था ना पहले, पलायन आयोग। पलायन आयोग, अब आयोग ही पलायन कर जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसका नाम बदला गया कब? जुलाई 2022 में, और नाम किया गया क्या? पलायन निवारण आयोग। पलायन निवारण आयोग। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी दी थी इसने। और ठीक, तो पलायन आयोग के चीफ कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? सीएम होते हैं, और उपाध्यक्ष एसएस नेगी। मुख्यालय पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। तो रुड़की में भवन अनुसंधान संस्थान। क्यों चर्चा कर रहे हैं भवन अनुसंधान संस्थान की? रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में आया है कि उत्तराखंड को नया जो सिस्मिक रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत में भूकंप के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उत्तराखंड को जोन 6 में रख दिया गया है। तो उसके हिसाब से अब घर बनाने के जो मानक होंगे वो भी बदल जाएंगे। तो उन मानकों का जो निर्धारीकरण है वो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में होगा। अच्छा, रुड़की में एक और अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय जल अनुसंधान संस्थान। और उर्दू फारसी क्या है? संस्थान। उर्दू फारसी संस्थान, केंद्रीय जल अनुसंधान संस्थान। और कोर सिंचाई अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। ये सारे के सारे रुड़की में है, हरिद्वार जनपद के अंदर आता है। क्वेश्चन ये है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? CBRI कहते हैं इसको। कब की गई इसकी स्थापना रुड़की में? 1947। और इसका ये संस्थान कब बना? 1953 में। 47 में स्थापना, 53 में इसे संस्थान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए भूकंपीय मानचित्र के अनुसार संपूर्ण उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? जोन 6 में रखा गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य में लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई? 4 नवंबर 2022। बहुत बढ़िया, 4 नवंबर 2022 में लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई, और इसके तहत लक्ष्य था कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बना देंगे। 1.25 लाख महिलाओं को कर देंगे। लेकिन रिसेंट अभी रिपोर्ट आई है कि 2.5 लाख के आसपास 2.45 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं और लखपति दीदी बन गई हैं। है क्या ये जो स्कीम है लखपति दीदी? ये स्वयं सहायता समूहों के लिए है, जो महिलाएं इसमें कार्यरत है, उससे जुड़ी हुई हैं, उनको लखपति बनाने की सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। AI सुरक्षा समिट सर्वप्रथम कहां आयोजित किया गया? बताइए। AI सुरक्षा समिट 2023 में। बहुत बढ़िया। ब्लेचले पार्क। बहुत बढ़िया, 2023 में ब्लेचले पार्क, यूके, यूनाइटेड किंगडम में सर्वप्रथम पहला आयोजित किया गया ये AI समिट, जिसको AI सुरक्षा समिट कहा गया। इसके बाद दूसरा समिट साउथ कोरिया में आयोजित किया गया, सियोल में ना। और तीसरा समिट फ्रांस में आयोजित किया गया, पेरिस फ्रांस में। और ये पहला फुल फ्लैज AI समिट था, पहला फुल फ्लैज। इससे पहले के नॉर्मल AI समिट हुए हैं ये सुरक्षा के संबंध में, और छोटे मोटे समिट। लेकिन इसके बाद जो हमारे यहाँ हुआ है, पहला डेवलपिंग कंट्री जो AI समिट को होस्ट कर रहा है, भारत हो गया। भारत मंडपम में इसका सेलिब्रेशन हुआ है, जहां G20 समिट का सेलिब्रेशन हुआ था। और ये फरवरी 2026 में आयोजित किया गया, जिसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया AI समिट का? सुरक्षा समिट तो था पहला, और ये समिट क्या है? क्या समिट था? भारत मंडपम। AI इम्पैक्ट समिट। AI इम्पैक्ट समिट अभी हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें 80 से ज्यादा देश जो हैं भारत में उपस्थित हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी यहाँ पे आए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
6 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो के प्रत्युत्तर में गठित 8 देशों के सैन्य गठबंधन को किस संधि द्वारा भंग कर दिया गया था? बुडापेस्ट की वर्साई की संधि 1991 में बुडापेस्ट की वर्साई संधि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेवलप किया गया था। देखो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस और कई ऐसी संस्थाएं गठित हुई, लेकिन इसी बीच में दो ध्रुवीय बन गई थी दुनिया, रूस क्योंकि यूएसएसआर तब जाना जाता था और अमेरिका, ये सब मैंने चर्चा कर ली थी आपसे। तो नाटो था यूरोपीय संगठनों का एक सैन्य संगठन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की जो देश थे वो इसके अंग बने और उन्होंने यूएसएसआर का मुकाबला किया इससे। साथ में यूएसएसआर ने एक और सैन्य गठबंधन बनाया, 8 देशों का सैन्य गठबंधन था। शीत युद्ध खत्म हुआ तो ये भी खत्म हुआ। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कितने मेंबर हैं? 32। अंतिम सदस्य स्वीडन। बहुत बढ़िया, स्वीडन अंतिम सदस्य है नाटो का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के? बी एन राव। इन्होंने ही म्यांमार के संविधान का भी प्रारूप बनाया था। और सबसे पहला प्रारूप बना के तैयार किसने किया था संविधान का? इन्होंने किया था। ठीक है, प्रारूप सबसे पहले बना के, जिसमें कितने थे? 243 अनुच्छेद थे, वो बना के तैयार किया था बी एन राव ने ही, संवैधानिक सलाहकार। अच्छा, 243 से एक चीज याद आई, आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 243 क से लेकर ण तक क्या बात करता है? पंचायती राज के विषय में बात करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? बी एन राव ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, आयरन डोम रक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? 9 क्वेश्चन। आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? इजराइल से है। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं इजराइल में, तो वहां से आयरन डोम का चर्चा मैंने की थी पूरी। नेक्स्ट, ये सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? शाहजहां का काल किस चीज का काल कहा जाता है? शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या हुआ? चित्रकला का ह्रास हुआ और स्थापत्य कला का विकास हुआ, तो स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल में स्थापत्य कला का शाहजहां का युग। शाहजहां के काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के काल में बनी इमारतों के नाम बताएंगे आप, जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, दीवाने आम। कहां? दिल्ली। पहले आगरा फिर दिल्ली, आगरा दिल्ली। और इसी दीवाने आम में क्या हुआ करता था? दिल्ली में तख्ते ताउस रखा जाता था। तख्ते ताउस, राजधानी बदल दी थी ना, आगरा से दिल्ली ले आए थे, तो तख्ते ताउस रखा था, जिसे मयूर सिंह आजम भी कहा जाता था। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, तो वो अपने साथ तख्ते ताउस उठा के ले गया। अंतिम मुगल शासक कौन था जो तख्ते ताउस में बैठा था? रंगीला बादशाह, बहादुर शाह रंगीला। नेक्स्ट दूसरा, दीवाने खास। कहां? दिल्ली, आगरा दिल्ली। तीसरा, जामा मस्जिद। कहां? आगरा दिल्ली। चौथा, लाल किला शाहजहानाबाद बसाया था ना, वहां पे लाल किला, लाल बलुआ पत्थरों का यूज, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार, वही वास्तुकार जो कि ताजमहल भी इसी के समय पे बना है आगरा में, और ताजमहल का वास्तुकार भी अहमद लाहौरी, और उसका मिस्त्री कौन था? उस्ताद इंशा खां। और ये याद रखने वाली बात है कि शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा प्रयोग हमें संगमरमर का देखने को मिलता है। संगमरमर। तो क्वेश्चन हमारा था
दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार और वयस्कता की उम्र का निर्धारण कौन करेगी? भारतीय संसद। वयस्क मताधिकार, मताधिकार और वयस्कता की उम्र का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 326। तो इसके तहत हम पढ़ते हैं हमारा संविधान का जो संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989, और मतदान की उम्र घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंतर्गत 12वें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 क्या कहता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की जो वो होगा, चुनाव से संबंधित नियंत्रण, निर्देशन और संचालन, चुनाव के नियंत्रण, निर्देशन और संचालन चुनाव आयोग करेगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किसका प्रावधान है? चुनाव आयोग का है ना। तो उसी के अंतर्गत ये सब चीजें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जी ने कुछ कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में? अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान के अंतर्गत किस एक अनुच्छेद को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण है। ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, और हृदय है। ये कहा था भीमराव BR अम्बेडकर ने, आत्मा कहा था इसे। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसको कुछ पावर्स हैं। 32 के तहत तो इसको है, और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की पावर्स है। रिट जारी करने की पावर किसके तहत है? 32 और 226। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का दायरा है वो क्या है? मौलिक अधिकारों के तहत है। और ये क्या होता है? ये पूरे भारत की टेरिटरी पे लागू होता है। लेकिन हाई कोर्ट का जो है वो मौलिक अधिकारों से भी बढ़कर है। मौलिक अधिकार एक अंश है, उससे भी बढ़कर, उसके अधिक। लेकिन इसके लिए दायरा सीमित है स्टेट तक का, ठीक है, स्टेट तक का। 5 तरह की रिट जारी की जाती है इसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 में ही प्रावधान है उसको। 5 तरह की जो रिट है उनके नाम बता सकता कोई आप में से? कोशिश करो, चलो। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एक एक बताओ, चलो जो भी याद आ रहा है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ। और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन लाइन से याद रखना है। और नेक्स्ट, तो देखिए बता दो। उत्प्रेक्षण, सबसे पहले क्या है? लाइन से बोल रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश ना, परमादेश, प्रतिषेध, प्रेषण, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो वैसा नाम है, लेकिन नाम है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। दूसरा परमादेश, मैंडेमस। अधिकार प्रतिषेध, प्रोहिबिट। उत्प्रेक्षण, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, सर्टिरोरी, सर्टिरोरी। और लास्ट है अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5 तरह की रिट जारी करता है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142, क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा सेक्शन। अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है?
सर्वोच्च न्यायालय के ऐसी डिग्री पारित करेगा या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। आर्टिकल मतलब न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई पावर का यूज करके आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश देगा जो कि किसी वाद अथवा विषय को पूर्ण न्याय देने को आवश्यक हो। साथ ही ये अनुच्छेद ये भी पावर देता है कि किसी एक स्टेट में चल रहा कोई केस है तो उसको ट्रांसफर अदर हाई कोर्ट में, एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की पावर भी अनुच्छेद 142 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 13, कैंची धाम के संबंध में बताइए। कैंची धाम किस जिले में है? नैनीताल जिले में है कैंची धाम। कैंची धाम की स्थापना कब हुई थी? कैंची धाम नैनीताल में है। कब हुई थी? 15 जून 1964 होगा यार, 1964, 15 जून 1964। गलत मत लिखा करो, 15 जून 1964। 15 जून को क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है? अब भंडारा लगता है। भंडारा किसने की थी? मेला लगता है। नीम करोली बाबा ने नीम करोली बाबा थे कहाँ के? आगरा के थे। नीम करोली आगरा के थे। और ये इनका क्या कहते हैं, मूल नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर बनाया था, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में मौन पालन नीति कब जारी की गई? 2026, फरवरी 2026 बोलो। अभी रिसेंटली जारी की गई है बजट सत्र में। फरवरी 2026 में मौन पालन नीति जारी की गई। सेरीकल्चर गलती से मैंने क्वेश्चन पेपर में दे दिया, हालांकि मैंने आपको तीनों कल्चर बता दिए थे जो इंपॉर्टेंट राज्य पर्सपेक्टिव में है। एक पीसी कल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा एपी कल्चर का संबंध है मौन पालन से, सेरी का है रेशम उत्पादन से, और तीसरा है पीसी मत्स्य पालन से। जो रेशम उत्पादन है ना, हमारे पास क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन के रेशम के कीड़े होते हैं, ठीक है। रेशम के कीड़ों के द्वारा रेशम की खेती की जाती है, रेशम के कीड़ों की, और उनसे फिर रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलबरी रेशम, टसर रेशम, ये सारे रेशम के प्रकार होते हैं। मलबरी कीड़े का नाम होता है वो, मलबरी, टसर, और 3-4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में मौन पालन नीति हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना कब शुरू हुई थी? 2007। राष्ट्रीय कृषि योजना 2007 में शुरू हुई थी। कृषि योजना 2007 में हुई थी, और रिसेंटली इसमें नाम जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत 2021। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के 2 पिलर हैं, क्या क्या है? नंबर 1, नंबर 2 एग्रोस्टैक, और दूसरा कृषि डिजिटल पोर्ट है। कृषि डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, एग्रोस्टैक और कृषि डिजिटल सपोर्ट सिस्टम। एग्रोस्टैक में क्या आता है, सारे आपकी डिटेलिंग आएगी। आप अगर किसान है तो आपकी डिटेल आएगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और दूसरा आपके खाता खतौनी, ये डिटेल आएगी। उससे पता चलेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसी जमीन है आपकी। और कृषि डिजिटल सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, कृषि डिजिटल सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, आपको एआई के माध्यम से ऐसी व्यवस्था देगा कि अगर आपके यहाँ सूखा पड़ता है तो कैसे वहां पे पानी रहेगा, कैसे ड्रोन से आप वहां पे खाद वितरण कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, और एआई हेल्प मिलेगी इसके तहत। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कब हुई? 25 नवंबर 2024 में। हालांकि शुरू से पहले ही कर दिया था, एक बड़ा बजट का एक चंक इसको दिया गया 2024 में, 25 नवंबर 2000। प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, प्राकृतिक कृषि योजना है ना, भारतीय प्राकृतिक कृषि योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो गया, ओके डन, कंप्लीट। एक बताना रह गया, एक क्वेश्चन इसमें कृषि उन्नति वाला। अच्छा, रुड़की के संबंध में था ना थोड़ा सा। रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, उर्दू फारसी अकादमी और पिराने कलियर के बारे में ख्वाजा मुद्दीन बख्तियार काकी की बात की थी हमने, ठीक है। चल रहा है कि रुक गया? ओहो।